हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी की रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए आज की इस क्लास में हम कक्षा 8 विज्ञान विषय के सैंपल पेपर यानी मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए जारी किया गया है, उसको सॉल्व करना सीखेंगे। हमने आपकी गणित विषय के मॉडल पेपर को सॉल्व करवा दिया है। उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर चैनल के वीडियोस या प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाकर आप उन क्लासेस को आराम से देख सकते हैं। तो आपका पेपर 2 घंटे 30 मिनट का होगा और कितने अंकों का? 80 अंकों का पेपर होगा। तो इस पेपर को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है क्योंकि आपकी बोर्ड परीक्षा का पेपर इसी मॉडल पेपर को ध्यान में रखते हुए आएगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस पेपर को अच्छे से रट ले और इसी पेपर के आधार पर आपको आगे की तैयारी भी करनी है कि कौन से चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक आपके अबसद वाले प्रश्न हैं। पहला है, निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? निम्न में से सिंचाई की आधुनिक विधि कौन सी है? ढेकली, रेहट, ड्रिप तंत्र या घेरनी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर स। ठीक है, ड्रिप तंत्र सिंचाई की आधुनिक विधि है। आगे बात करें, दूसरा प्रश्न है, विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ पौधे कहलाते हैं। तो विशेष क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले जो पेड़ पौधे हैं उन्हें कहा जाता है वनस्पति जात। क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है वनस्पति जात। तीसरा प्रश्न देखो, अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है? अनाज का भंडारण करते समय कीटों से सुरक्षा के लिए इनमें से किसका उपयोग किया जाता है? नीम की सूखी पत्तियां, साइलो और व दोनों या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 100 यानी नीम की पत्तियां और साइलो दोनों का उपयोग अनाज को कीटों से सुरक्षा के लिए किया जाता है। चौथा है, घरों में काम आने वाला सर्वाधिक उच्च श्रेणी का ईंधन कौन सा है? तो घरों के अंदर काम आने वाला जो सबसे अच्छी या उच्च श्रेणी का जो ईंधन होता है वो होता है एलपीजी। एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या होता है? द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये इसका पूरा नाम होता है। ये भी परीक्षा में कई बार पूछा गया है, एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है? सीएनजी का क्या होता है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। पांचवा है, वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण में कोलतार के स्थान पर किस पेट्रोलियम उत्पाद का उपयोग किया जाता है? वर्तमान में पक्की सड़कों के निर्माण के अंदर कोलतार की जगह पर बिटुमेन का उपयोग किया जाता है अथवा बिटुमिनस का उपयोग किया जाता है। छठा प्रश्न है, किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को कौन से पैमाने पर व्यक्त किया जाता है? तो किसी भूकंप की शक्ति का जो पैमाना है वो होता है रिएक्टर पैमाना। कौन सा पैमाना होता है? रिएक्टर। सातवां है, समतल दर्पण द्वारा बने किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है? तो समतल दर्पण के द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है वो सदैव और सदैव सीधा होता है। कैसा होता है? सीधा होता है। आठवां है, नेत्र का वह कौन सा भाग है जो नेत्र को विशिष्ट रंग प्रदान करता है? आपने देखा होगा अलग अलग लोगों की रंगों का जो आंखों का रंग होता है वो अलग अलग होता है। वो कौन से भाग की वजह से होता है? तो परितारिका की वजह से होता है। परितारिका वह भाग है जो नेत्र को एक विशिष्ट रंग प्रदान करता है। आगे बात करें अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 9 से 12। प्रश्न संख्या 9 से 12 आपके अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न है जिनके अंक है वो कितने हैं? 2 अंकों के वाले ये प्रश्न है, यानी इनके जवाब आपको 2 से 3 लाइनों के अंदर देने होते हैं। तो चलिए इनके उत्तर मैंने अलग से लिख रखे हैं, वहां पर मैं आपको बता देता हूं। 9वां प्रश्न है आपका कि जो विषाणु है वो सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार भिन्न होते हैं, समझाइए। तो देखो, विषाणु भी एक तरह के सूक्ष्म जीव ही होते हैं, परंतु यह अन्य सूक्ष्म जीवों से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। क्योंकि जो विषाणु है जब वह किसी सजीव के शरीर से बाहर होते हैं तब वो निर्जीव की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जब वो किसी सजीव के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो फिर वो आपके सजीव की तरह व्यवहार करते हैं और क्या करते हैं? अपनी संख्या के अंदर वृद्धि करते हैं। तो विषाणु केवल परपोषी के अंदर ही गुणन करते हैं। इसका मतलब है कि जो विषाणु है वो पेड़ पौधों और जंतु कोशिकाओं के अंदर गुणन करते हैं और अपनी संख्या में वृद्धि करते हैं, लेकिन जब ये किसी के शरीर से बाहर होते हैं उस समय ये एक निर्जीव की भांति व्यवहार करते हैं। 10वां प्रश्न है आपका कि ईंधन के बढ़ते उपयोग से पर्यावरण पर क्या हानिकारक प्रभाव पड़ता है?
कि ईंधन का जो दिन ब दिन उपयोग बढ़ रहा है उससे पर्यावरण पर कौन सा हानिकारक प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो देखें, ईंधन के बढ़ते हुए उपयोग से पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव। पहला क्या होगा हानिकारक प्रभाव? वायु में बिना जले कार्बन कण खतरनाक प्रदूषक होते हैं और श्वसन कष्टों को उत्पन्न करते हैं। यानी वायु के अंदर जले हुए जो कार्बन के कण हैं, जो बिना जले हुए कार्बन के कण हैं, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक प्रदूषक होते हैं, यानी प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं और हमारी श्वसन क्रिया के अंदर बहुत ज्यादा बाधा उत्पन्न करते हैं। दूसरा, ईंधन के अपूर्ण दहन से विषैली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। जब ईंधन का अपूर्ण दहन होता है, ईंधन का पूरी तरह दहन नहीं होता, तो उससे जहरीली कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या होती है? उत्पन्न होती है। तीसरा, वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा को विश्व उष्णन यानी ग्लोबल वार्मिंग का कारण भी बताया जाता है कि आपके वायुमंडल के अंदर जो CO2 की मात्रा दिन ब दिन बढ़ रही है, उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हो रही है। चौथा हानिकारक प्रभाव है कोयले, डीजल और पेट्रोल के दहन से उत्पन्न सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड अम्ल वर्षा उत्पन्न करते हैं, जो फसलों, भवनों और मृदा के लिए बहुत ज्यादा क्या होती है? हानिकारक होती है। यानी अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन है? अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार है ये आपके ईंधन, जिनकी वजह से प्रदूषण फैलता है। यही आपके अम्लीय वर्षा के लिए भी जिम्मेदार है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 11 की, परख नली शिशु के जन्म के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो परख नली शिशु के जन्म के लिए IVF यानी कि इन्वेंट्रोनिसेशन अर्थात शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन तकनीक का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? IVF तकनीक का, जिसमें क्या किया जाता है? शरीर के बाहर कृत्रिम निषेचन की प्रक्रिया को संपादित किया जाता है। 12वां प्रश्न है आपका, चिकित्सा के क्षेत्र में अनेक समस्याओं के अनुसंधान एवं निदान के लिए किस प्रकार की ध्वनि के उपकरणों का प्रयोग किया जाता है? तो देखो, चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न रोगों के निदान के लिए प्रासर्व्य ध्वनि के उपकरण प्रयुक्त होते हैं। कौन सी ध्वनि के? प्रासर्व्य ध्वनि के उपकरण प्रयुक्त होते हैं और ये उपकरण 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ये उपकरण 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है उस पर कार्य करते हैं। ठीक, आगे बात करें, आपके ये प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 तक हमने डिस्कस कर लिए। अब बात करते हैं लघु उत्तरात्मक प्रश्न की। प्रश्न संख्या 13 से 22, जहां पर प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। तो यहाँ पर हमें मिलान करना है। देखो, हैजा, हैजा किसकी वजह से होता है? तो हैजा होता है जीवाणु की वजह से। फिर प्रतिजैविक, प्रतिजैविक किससे संबंधित है? तो ये यहाँ पर संबंधित है स्ट्रेप्टोमाइसिन से। फिर कवक, कवक किससे संबंधित है? तो गेहूं की रस्ट। और पोलियो किससे संबंधित है? तो पोलियो होता है आपके वायरस की वजह से। तो इस तरह आपको मिलान करना था। आगे बात करें, अगला प्रश्न क्या है कि तीव्र दहन और स्वतः दहन में अंतर बताना है ना? तो चलिए इसको अंतर को हम जान लेते हैं कि तीव्र दहन और स्वतः दहन में क्या अंतर है। प्रश्न संख्या 13 हमने देख लिया। प्रश्न संख्या 14, तीव्र दहन और स्वतः दहन में अंतर बताना है। तो सबसे पहले बात करें तीव्र दहन की, तो किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे LPG के निकट जलती हुई तिल्ली अथवा गैस लाइटर को जब लाया जाता है तो गैस तेजी से जलने लगती है तथा ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करती है। इस प्रकार का दहन तीव्र दहन कहलाता है। जब किसी ज्वलनशील पदार्थ जैसे LPG के पास में हम जलती हुई माचिस की तिल्ली अथवा गैस लाइटर को लेकर आते हैं तो गैस अचानक से यानी तेजी से जलने लगती है, जिसकी वजह से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का जो दहन होता है वो कहलाता है तीव्र दहन। फिर बात करूं स्वतः दहन की, तो दहन जिसमें पदार्थ बिना किसी प्रत्यक्ष कारण के अचानक लपटों के साथ जल उठता है वो क्या कहलाता है? स्वतः दहन। जैसे फास्फोरस कमरे के ताप पर वायु में अचानक से जल उठता है। तो ये दोनों के अंदर अंतर हो गया तीव्र दहन और आपके स्वतः दहन में। आगे बात करें प्रश्न संख्या 15 की, कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला है मिट्टी को उलटने पलटने और पोला करने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है जुताई। क्या कहलाती है? जुताई। दूसरा है अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है, जिन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। क्या कहते हैं? खरपतवार कहते हैं। तीसरा है क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर क्या करने लगेंगे? तैरने लगेंगे।
क्षतिग्रस्त बीज जल की सतह पर तैरने लगेंगे। चौथा द है, दानों को भूसे से अलग करना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है थ्रेसिंग। क्या कहलाता है? थ्रेसिंग कहलाता है। आगे बढ़े, प्रश्न संख्या 16। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द के अंदर दीजिए। पहला है, यौवना आरंभ में शारीरिक परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं? तो यौवना आरंभ के अंदर जो शारीरिक परिवर्तन होते हैं वो हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। दूसरा है, तनाव संयोजन का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? तो तनाव संयोजन का कार्य किया जाता है एड्रेनलिन हार्मोन के द्वारा। तीसरा है, एड्स के रोगकारक वायरस का नाम लिखो। तो एड्स किसकी वजह से होता है? एचआईवी की वजह से। एचआईवी का पूरा नाम क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। घ है, गोइटर रोग किस ग्रंथि से संबंधित है? तो गोइटर रोग संबंधित होता है थायराइड ग्रंथि से। इसकी वजह से संबंधित होता है, थायराइड ग्रंथि से संबंधित होता है। आगे प्रश्न संख्या 17 देखो। निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखो। पहला है, द्रव और गैस बर्तन की दीवारों पर दाब नहीं लगाते हैं। तो यह कथन कैसा है? असत्य है, गलत है। दूसरा है, बल का परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, एक आवेशित वस्तु अनावेशित वस्तु को आकर्षित करती है। तो यह बात भी सत्य है। ग है, बल किसी वस्तु को विराम अवस्था से गति में नहीं ला सकता। तो यह क्या है? आपका गलत है, यानी कि फॉल्स है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 18 की। प्रश्न संख्या 18 लिखा हुआ है, वनो उन्मूलन से क्या तात्पर्य है और इसके दो कारण बताओ। तो वनोन्मूलन का मतलब क्या है? वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनों को समाप्त करके वहां से जो प्राप्त होने वाली भूमि है उसका अन्य कार्यों में उपयोग करना। वनोन्मूलन के दो कारण क्या है? पहला, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना। दूसरा, घरों और कारखानों का निर्माण करना। इन दो वजहों से पेड़ पौधों को समाप्त करके उस भूमि का उपयोग अन्य कार्यों के लिए किया जा रहा है। आगे बात करें प्रश्न संख्या 19 की, कि जो घर्षण है वो हमारा मित्र भी है और शत्रु दोनों है। इस कथन को आपको उदाहरण के द्वारा समझाना है। तो देखो, घर्षण हमारा मित्र और शत्रु दोनों है। उदाहरण के लिए, घर्षण न होने की स्थिति में हम चल नहीं सकते, पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। गतिशील वस्तु घर्षण के अभाव में कभी भी नहीं रुकेगी। इसके विपरीत घर्षण हमारा शत्रु भी है। उदाहरण के लिए, घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती है। मशीन में घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण बहुत ज्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है। इस प्रकार घर्षण हानिकारक भी है, परंतु क्या है? अनिवार्य यानी लाभदायक भी है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि घर्षण नुकसानदायक भी है और लाभदायक भी है। ठीक, आगे बात करें प्रश्न संख्या 20 की। लिखा हुआ है, एक दोलक 5 सेकंड में 50 बार दोलन करता है। तो इसकी आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात करो। देखो, आवर्ती का सूत्र क्या होता है? दोलनों की संख्या बटे में समय सेकंड में। दोलनों की संख्या बटे में समय किसमें? बटे में जो समय है वो सेकंड के अंदर। दोलनों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 50 है। समय कितना है? 5 है। यानी कि एक सेकंड में कितने दोलन किए जा रहे हैं? 10 दोलन किए जा रहे हैं। अब बात करो आवर्तकाल की। आवर्तकाल का सूत्र होता है 1 बटे में आवर्ती। तो 1 बटे में 10, तो कितना हो जाएगा? 0.1 सेकंड। कितना होगा? 0.1 सेकंड हो जाएगा। तो आवर्ती बराबर दोलनों की संख्या बटे में समय, तो 50 बटे में 5 यानी कि 10 हर्ट्ज। आवर्तकाल 1 बटे में आवर्ती, तो 1 बटे में 10 यानी 0.1 सेकंड। प्रश्न संख्या 21 देखो, भूकंप आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं और भूकंप से बचाव के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले, भूकंप के कारण क्या है? तो पृथ्वी की परत टुकड़ों में विभाजित है। पृथ्वी कई सारी प्लेटों या परतों से मिलकर बनी है। प्रत्येक टुकड़े को प्लेट कहते हैं। ये प्लेटें निरंतर गति करती रहती है। जब वे एक दूसरे से रगड़ खाती है अथवा टक्कर के कारण एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, तो उसकी वजह से भूप्रपटी में विक्षोभ उत्पन्न होता है और यही विक्षोभ पृथ्वी की सतह पर भूकंप के रूप में क्या होता है? दिखाई देता है। बात करूं भूकंप के बचाव की, तो भूकंप प्रतिरोधी मकान का निर्माण तथा अग्निशमन उपकरण का प्रयोग करना। दूसरा, भूकंप के झटके लगने की स्थिति में यदि घर पर है तो किसी मेज के नीचे आश्रय ले, भारी वस्तुओं से दूर रहे।
यदि घर से बाहर है तो विद्युत लाइनों से दूर रहे, खुले स्थान पर धरती पर लेट जाए, किसी कार या बस में है तो बाहर न निकले, धीरे धीरे खुले स्थान पर पहुंचे। ये कुछ बचाव के आपके उपाय हो सकते हैं। आगे बात करें, अगला 22वां प्रश्न है, आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर को दिए गए चित्र में दर्शाए। यदि कोण आई बराबर 40 डिग्री हो तो परावर्तन के नियम अनुसार कोण आर का मान कितना होगा। तो आपके सामने एक चित्र दिया हुआ है, तो यहां पर देखो आई कौन सा कोण होगा, आपतन कोण। आपतन कोण को क्या कहेंगे, हम आई कहेंगे, और परावर्तन कोण को हम क्या कहेंगे, कोण आर कहेंगे। अब देखो, हमें परावर्तन का दूसरा नियम पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो यदि एक कोण कोण आई अगर 40 डिग्री दिया हुआ है तो कोण आर भी कितना होगा, 40 डिग्री होगा। तो परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो अतः कोण आई बराबर कोण आर बराबर कितना होगा, 40 डिग्री होगा। ठीक, आगे बात करें, निबंधात्मक प्रश्न, प्रश्न संख्या 23 से लेकर 25 तक। 23वां प्रश्न है, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक, फिर ब प्रश्न है, ब के अंदर फिर से दो भाग है। पहला है, विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, कथन की पुष्टि करो। और दूसरा है, एडम्स एप्पल कंठमणि क्या है और मानव शरीर में इसकी स्थिति दर्शाने वाला एक नामांकित चित्र बनाओ, है ना। और इसके अथवा में वाले प्रश्न दिया हुआ है कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल बचाने के 4 उपाय बताओ। फिर ब दिया हुआ है, ब का पहला, वन्य जीव आवासों में लगातार हो रही मानवीय गतिविधियों के कारण वन्य जीव धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, इन्हें सुरक्षित करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे। और दूसरा है, मानव शरीर में एड्रिनल ग्रंथि की स्थिति को दर्शाने वाला एक नामांकित चित्र बनाओ। तो सबसे पहले देखो, ये जो पहला चित्र आपके सामने दिख रहा है, ये किसका चित्र है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के भंडारण का। यहाँ पर सबसे नीचे देखो तेलासी चट्टाने हैं, फिर ऊपर जल है, जल के ऊपर तेल है, फिर यहाँ पर गैस है, यहाँ पर अप्रवेशी चट्टाने हैं, और यहाँ पर देखो कुओं के माध्यम से खुदाई करके तेल वाले भाग और गैस वाले भाग से आपके पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस को निकाला जाता है। फिर एक ब प्रश्न था कि विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, इस कथन की पुष्टि करनी थी। तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि आज विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है, उसकी मांग की पूर्ति हेतु फैक्ट्रिया और आवास भी बहुत ज्यादा आवश्यक है। आवास मनुष्य की आधारभूत आवश्यकता है तथा फैक्ट्रियों से लोगों को सस्ता सामान और रोजगार मिलता है, और इसके लिए किसकी जरूरत होती है, भूमि की आवश्यकता होती है, जिसके लिए वनों की कटाई करके भूमि प्राप्त की जाती है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढे जाने चाहिए, न कि वनों की कटाई की जानी चाहिए। यानी कुल मिला के जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है तो वैसे वैसे आवास की जरूरत भी बढ़ रही है, और रोजगार के लिए कल कारखानों और फैक्ट्रियों की जरूरत भी बढ़ रही है। अतः निश्चित रूप से वृक्षों की कटाई करके वहां से भूमि आवास और कल कारखानों और फैक्ट्रियों के लिए काम में ली जा रही है। अतः सरकार को चाहिए कि इसके वो अन्य विकल्प ढूंढे, न कि वनों की कटाई करे। तो निश्चित रूप से यह बात बिल्कुल सही है कि आज विकास के नाम पर वृक्षों की कटाई बढ़ती जा रही है, जो धीरे धीरे हमारे लिए नुकसानदायक साबित होती जा रही है। फिर इसी का ब भाग था कि एडम एप्पल्स क्या होता है और इसकी एक नामांकित चित्र बनाना था। तो यौवना आरंभ में स्वर यंत्र अथवा लैरिक्स में वृद्धि का प्रारंभ होता है। लड़कों का स्वर यंत्र विकसित होकर अपेक्षाकृत बड़ा हो जाता है। लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गले के सामने की ओर सुस्पष्ट उभरे हुए भाग के रूप में दिखाई देता है, जिसे एडम एप्पल्स अथवा कंठमणि कहते हैं। आपके सामने चित्र दिख रहा है, ये जो उभरा हुआ भाग है यही एडम एप्पल्स है। ठीक है, तो ये चित्र आपको अच्छे से बना लेना है। अब बात करें इसके अथवा वाले प्रश्न की कि गाड़ी चलाते समय पेट्रोल और डीजल के बचाने के आपको 4 उपाय बताने हैं। तो पहला उपाय क्या है, जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलाए। दूसरा, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी है गाड़ी का इंजन बंद कर देना चाहिए। तीसरा, टायरों का दाब सही रखना चाहिए। चौथा, गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित करना चाहिए। ये कुछ उपाय है जिससे पेट्रोल और डीजल का कुछ हद तक बचाव हो सकता है। फिर इसी के अंदर ब में पहला प्रश्न था कि आपके वन्य जीव आवासों में लगातार जो मानवीय गतिविधियां हो रही है उसकी वजह से वन्य जीवों की संख्या दिन ब दिन कम हो रही है, तो उसके लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो देखो, वन्य जीवों का संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो वन्य जीव और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए जाने चाहिए,
और उन क्षेत्रों में मानव की आवाजाही पर रोक होनी चाहिए। इसके लिए वन्य जीवों के संरक्षण के लिए वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र आदि घोषित किए जाने चाहिए। इन आरक्षित क्षेत्रों में मानवीय गतिविधियां जैसे चराई, अवैध शिकार, जानवरों को पकड़ना या मारना, जलावन, पौधे की लकड़ी या औषधीय पौधे एकत्रित करना आदि क्या होना चाहिए, निषिद्ध होना चाहिए, उस पर रोक होनी चाहिए। तो इन कुछ उपायों की वजह से हम क्या कर सकते हैं, वन्य जीवों को उनके प्राकृतिक आवास के अंदर बचाकर रख सकते हैं। इसी का दूसरा प्रश्न था कि आपको एड्रिनल ग्रंथि को मानव शरीर के अंदर बताना था। देखो एड्रिनल ग्रंथि जो कि एड्रिनलिन हार्मोन को स्रावित करती है। कौन से हार्मोन को, एड्रिनलिन हार्मोन को। यह हार्मोन, इसी हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है। कौन सा हार्मोन कहा जाता है, आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है ना। तो चित्र के अंदर आपको इसकी स्थिति दिख रही है, यहां पर देखो होती है आपकी एड्रिनल ग्रंथि। तो ये वाला चित्र आपको बना देना है ना। ये देखो अग्नाशय है, अग्नाशय से जस्ट थोड़ा ऊपर यानी हमारी जो लीवर्स होती है, लीवर्स के थोड़ा सा साइड में ऊपर देखो यहाँ पर होती है एड्रिनल ग्रंथि। आगे बात करो प्रश्न संख्या 24 की। क्या लिखा हुआ है, पहला है भ्रूण का गर्भाशय में रोपण को नामांकित चित्र की सहायता से समझाओ कि भ्रूण का गर्भाशय के अंदर रोपण कैसे होता है। दूसरा है घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण दो। और वह का दूसरा भाग है दिए गए चित्र में 2 दर्पण परस्पर लंबवत रखे गए हैं, है ना। आपतित किरण दर्पण ए पर 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है, तो दर्पण बी से परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण और परावर्तन कोण को बनाना है। अथवा में दिया हुआ है मेंढक के जीवन चक्र को नामांकित चित्र के द्वारा समझाओ। ब है नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं समझाओ। और घर्षण किस प्रकार हमारा मित्र है उदाहरण के द्वारा समझाओ। तो सबसे पहला प्रश्न है कि भ्रूण का गर्भाशय के अंदर रोपण कैसे होता है, इसको चित्र के जरिए बताना है। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है और यही युग्मनज विकसित होकर क्या बनता है, भ्रूण बनता है। युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले के रूप में बदल जाता है और उसके बाद कोशिकाएं समूहीकृत यानी समूह के रूप में जुड़ना शुरू हो जाती है और विभिन्न ऊतकों और अंगों के अंदर परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को हम क्या कहते हैं, भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है और गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास लगातार होता रहता है। आपके सामने ये चित्र दिया हुआ है, ये देखो गर्भाशय की भित्ति है यहाँ पर और ये अंदर विकसित होता हुआ क्या है, विकसित होता हुआ आपका भ्रूण है। ठीक है, तो ये चित्र आपको आपकी पुस्तक में भी मिल जाएगा, तो आप अच्छे से देख लेना। दूसरा था इसी का घर्षण को कम करने के 2 उदाहरण। तो पहला जैसे कैरम बोर्ड पर महीन पाउडर का छिड़काव करना और दरवाजों के कब्जों में तेल की कुछ बूंदे डालना, जिससे घर्षण कुछ हद तक कम हो सकता है। इसी का तीसरा था, ये आपके सामने 2 दर्पण दिए हुए हैं जहां पर आपतित किरण दर्पण ए पर, यह आपका दर्पण ए है, इस पर कोई आपतित किरण 45 डिग्री के कोण पर क्या हो रही है, आपतित हो रही है। तो दर्पण बी से परावर्तित होने वाली जो किरण है और परावर्तन कोण आपको बताना है, ये आपका दर्पण बी है ना। देखिए इसका उत्तर, यहां पर इसका उत्तर देखो, यहां पर इसका चित्र कैसे बनेगा मैं आपको बना के बता देता हूं। तो यहां पर ये लंब खींचा हुआ है। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आपतित किरण 45 डिग्री है, तो परावर्तन कोण भी कितना होगा आपका, 45 डिग्री। यहां पर आप ऐसे एक चित्र बना लेंगे कुछ इस तरह, फिर यहां पर आप एक ऐसे रेखा खींच देंगे और एक आपके यहां पर ऐसे। अब देखो ये आपका जो कोण होगा यहां पर जो कोण होगा वो कितना होगा, 45 डिग्री। ये मैं पता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा सदैव और सदैव बराबर होता है। ठीक, तो ये वाला चित्र आप उत्तर के रूप में बना देंगे। आगे अथवा में दिया हुआ था कि मेंढक के अंदर मेंढक के जीवन चक्रों को आपको नामांकित चित्र के द्वारा बताना था। तो देखिए इसका उत्तर, मेंढक में अंडे से प्रारंभ करके वयस्क बनने तक की क्रिया में 3 अवस्थाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। पहला अंडा, दूसरा टेडपोल और तीसरा वयस्क। मादा मेंढक अंडे पानी में देती है जहां शुक्राणुओं द्वारा इनका बाह्य निषेचन होता है। निषेचन के बाद अंडों से टेडपोल यानी लार्वा निकलते हैं और इनकी प्रकृति जलीय जीव मछली जैसी होती है। इसमें मेंढक के गुण नहीं होते हैं। टेडपोल में परिवर्तन कई प्रकार से होते हैं जो वयस्क मेंढक का अंततः क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ये आपके सामने चित्र दिया हुआ है। सबसे पहला देखो अंडे हैं, अंडे किसमें बदलेंगे, आरंभी टेडपोल में।
टेडपोल, बाद का टेडपोल और उसके बाद वयस्क मेंढक के रूप में परिवर्तित होगा। तो ये चित्र आपको बनाना है। दूसरा था नेत्रों की देखभाल किस प्रकार कर सकते हैं। देखो, नेत्रों की एक तो नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है तो उचित चश्मे का प्रयोग भी करना चाहिए। अपर्याप्त प्रकाश अथवा तीव्र प्रकाश नेत्रों के लिए हानिकारक है। लेजर टॉर्च अथवा सूर्य जैसे शक्तिशाली स्रोत को सीधा हमेशा नहीं देखना चाहिए। नेत्रों को रगड़ना नहीं चाहिए। पठन सामग्री सामग्री को दृष्टि की सामान्य दूरी पर ही रखना चाहिए। ये कुछ बचाव के उपाय हैं जो नेत्रों की देखभाल करने में मददगार हो सकते हैं। फिर इसी का दूसरा था कि घर्षण हमारा मित्र क्यों है, आपको उदाहरण के साथ समझाना था। तो घर्षण बल हमें पृथ्वी की सतह पर चलने में सहायता करता है। घर्षण की अनुपस्थिति में हम चलने के बारे में सोच भी नहीं सकते। दूसरा, कागज की सतह और पेन के शीर्ष के मध्य घर्षण बल हमें लिखने में सहायता करता है। तेलीय अथवा चिकने पृष्ठ पर लिखना कठिन होता है क्योंकि वहां घर्षण का अभाव होता है। फिर तीसरा, वाहन के पहियों और सड़क के मध्य घर्षण बल वाहन को रोकने में सहायता करता है। जब उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं तो घर्षण के अभाव में वाहन पर ब्रेक लगाने से वाहन सड़क पर फिसल जाएगा। चौथा, घूमता हुआ पट्टा पहिए की परिधि पर घर्षण के कारण ही बना रहता है। फिर एक चौक और ब्लैक बोर्ड के मध्य घर्षण बल के कारण ही ब्लैक बोर्ड पर लिखने में हम क्या हो पाते हैं, सक्षम हो पाते हैं। तो इन सभी कारणों की वजह से हम कह सकते हैं कि घर्षण क्या है, घर्षण हमारा मित्र है। आगे देखो 25, विद्युत लेपन विधि का सचित्र वर्णन करो। और ब है बल बराबर दाब गुणा क्या होता है, दाब गुणा क्षेत्रफल होता है। ठीक है। और बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक आप सबको पता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है, न्यूटन। इसके अथवा में दिया हुआ है आलू की चालकता के परीक्षण को चित्र द्वारा समझाओ। और ब है बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, कथन को उदाहरण के द्वारा समझाओ। तो सबसे पहले बात करते हैं विद्युत लेपन विधि की। तो देखो, जिस पर भी लेपन करना होता है उसे बैटरी के ऋण ध्रुव पर और जिसका लेपन करना है उसे बैटरी के धन ध्रुव पर संयोजित करते हैं और विद्युत अपघट्य लेपन वाले धातु के लवण के विलयन में क्या करते हैं, डुबोते हैं। जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो एक पतली परत धन ध्रुव वाले धातु की ऋण ध्रुव पर रखी वस्तु पर क्या हो जाती है, जमा हो जाती है और इस तरह विद्युत लेपन हो जाता है। इसका चित्र ही आपके सामने दिया हुआ है। देखो, विद्युत लेपन करना, देखो ये आपकी वस्तु है जिस पर विद्युत लेपन करना है ना। और शुद्ध धातु का बना ध्रुव, धन ध्रुव, ये शुद्ध धातु का बना हुआ धन ध्रुव है और यहाँ पर धातु के लवण का विलयन इधर भरा जाएगा। आगे देखो, बल बराबर क्या था, दाब गुणा क्षेत्रफल, और बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। फिर अगला था आलू की चालकता का परीक्षण करना है, उसके लिए प्रयोग। तो एक आलू को दो बराबर भागों में हम सबसे पहले काट देते हैं तथा सपरिचित्र के तांबे के तारों को इसमें निर्विष्ट करा देते हैं। धन टर्मिनल से संयोजित तार के चारों ओर नीला हरा धब्बा बनता है और यह दर्शाता है कि आलू विद्युत का छूचालक होता है। देखो यहाँ पर ये इधर आलू है ना, यहाँ पर ये आपकी बैटरी है, ये बैटरी है और हमने क्या किया है, ये आपका सपरिचित्र है और इस प्रयोग के द्वारा हम ये जान पाएंगे कि आलू के अंदर विद्युत धारा का परीक्षण होता है ना। फिर अगला था कि जो बल है वो वस्तु की अवस्था के अंदर परिवर्तन कर सकता है, उदाहरण के द्वारा समझाना था। तो किसी वस्तु पर लगाए गए बल के द्वारा उसकी चाल है वो बदली जा सकती है। यदि लगाया गया बल गति की दिशा में है तो वस्तु की चाल क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यदि वस्तु की गति की दिशा के विपरीत दिशा में बल लगाया जाए तो वस्तु की चाल कम हो जाएगी। उदाहरण के लिए पेनल्टी किक लेते समय खिलाड़ी गेंद पर बल लगाता है। किक लगाने से पहले गेंद विराम अवस्था में थी अतः इसकी चाल शून्य थी, लेकिन लगाए गए बल ने गेंद को गोल की ओर क्या की, गति प्रदान की। तो इस तरह यहां से ये पता चलता है कि बल के द्वारा वस्तु की अवस्था के अंदर परिवर्तन किया जा सकता है। किसी स्थिर वस्तु को हम गतिशील बना सकते हैं और किसी गतिशील वस्तु को हम स्थिर बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह आज की इस क्लास में हमने आपकी राजस्थान बोर्ड की कक्षा 8 के विद्यार्थियों के द्वारा बोर्ड के द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया था उस मॉडल पेपर के संपूर्ण सॉल्यूशन को बहुत अच्छे से जाना है। उम्मीद करता हूं मेरी ये क्लास और ये मेहनत आपके लिए उपयोगी साबित होगी। तो यदि आपको मेरी क्लास और ये मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सबको जय हिंद, जय भारत।